तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आप लोग इस प्रैक्टिस सेशन की जो नए सेशन है उसमें बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों सेशन आपको मिस नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ सेशन मिस नहीं करना है क्योंकि आपके एस्टेट वाले हैं, तो खास करके आप मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको प्रश्न यहाँ पे पूरा देखना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न रहने वाला है दोस्तों इस सेशन का। तो फटाफट आप लोग चैनल पे नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जो है ऑल पे सेट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। तो चलिए स्टेट वाले हों या फिर बीपीएससी वाले हों तो सभी लोग तैयार हो जाएं। तो प्रश्न हमारा स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न हमारा पहला क्या कह रहा है दोस्तों, तो पहला प्रश्न है राग सारंग कब गाया जाता है। तो सारंग की बात हो रही है, तो सारंग कब गाया जाता है दोस्तों। तो सारंग की अगर हम बात करें तो सारंग आपके बसंत ऋतु में गाए जाते हैं, बसंत ऋतु, ठीक है। जवाब हो जाएगा बसंत ऋतु में गाए जाते हैं सारंग। तो यहाँ पे मैंने आपको 50 प्रश्न जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ से संभावना है कि आपको एक आध दो प्रश्न जो है मिल ही जाएगा। तो आप लोग जो है बिल्कुल आराम से सारा जो है सेशन पूरा देख लीजिए। और आपके जो अगर हम बात कर लें 100 का 100 जो होता है ना दोस्तों, वो मैंने पूरा करवा दिया है। क्योंकि आप जाइए और पूरा का पूरा जितना भी सेशन पे वीडियो पड़ा हुआ है 1 बाय 1 बारी बारी सबको फटाफट आप लोग देख लीजिए। क्योंकि इन्हीं सभी प्रश्नों में से 100 का 100 आपका है पूरा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए बंदिश के गायक कौन है। तो बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए अगर बंदिश की हम बात करें तो इस बंदिश जो है ये जो ठुमरी के जो आविष्कारक थे ना दोस्तों, वाजिद अली शाह, लखनऊ के नवाब, वही हैं बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए बंदिश के गायक, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं छपेली कहाँ का लोक नृत्य है। तो छपेली की हम बात करें तो छपेली जो है वो कहाँ का हो जाता है, कुमायूं का लोक नृत्य है, ठीक है। छपेली कुमायूं का लोक नृत्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर बात करते हैं आपको बता देते हैं थोड़ी सी छपेली का। इसमें क्या होता है कि हाथ में रुमाल लेकर जो होता है ये इसमें उत्तराखंड में किया जाता है। उत्तराखंड के जो एक कुमायूं जो आपके जगह है तो वहाँ किया जाता है। तो ये एक लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है कि हाथ में रुमाल लेकर दूसरे हाथ में क्या आईना लेकर उसको क्या किया जाता है, उस मतलब उस तरह से डांस करते हैं, एक हाथ में आईना एक हाथ में रुमाल। तो ये नृत्य होता है। पता नहीं ये कैसी उनकी परंपरा है, कैसा है, खैर मज़ा ही आता होगा देखने में। देखने का तो मन बिल्कुल सबका करता होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है तबला की बद्दी, बद्दी किस पशु के चमड़े की बनी होती है। तो तबला की बद्दी की अगर हम बात हो तो पशु जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऊँट, ठीक है। तबला की बद्दी ऊँट के चमड़े की बनी होती है, आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चित्रावीणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। तो चित्रावीणा भाई सर्वप्रथम उल्लेख नारद नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए सही जवाब हमें लगाना है तो नारद ही है, ठीक है। मतंग नहीं होंगे, ये आपके नारद ही हैं चित्रावीणा का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले। तो चलिए फटाफट आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से कि चित्रावीणा में कितने तार होते हैं। तो चित्रावीणा के तारों की संख्या बतानी है आप लोगों को फटाफट। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन में पहले क्या गाने की परंपरा है। तो मंच प्रदर्शन अगर होगा जब भी तो पहले हम लोग क्या गाएंगे, प्राचीन जैसे कि जाति होता था तो जाति स्वरम। क्योंकि जो कर्नाटक संगीत है वो प्राचीन श्रुति व्यवस्था हो या फिर और कुछ भी जो भी हो तो वो प्राचीन पे ही आधारित आज तक चल रहा है। तो प्राचीन में क्या करते थे, जाति स्वरम जो है आपके जाति का गायन होता था। तो याद रखिएगा जाति स्वरम ही गाया जाता है मंच प्रदर्शन में सबसे पहले। आगे देख लेते हैं कि दुर्गा प्रसाद के पिता का क्या नाम था। देखिए दुर्गा प्रसाद के पिता का नाम था सामता प्रसाद, लेकिन सामता प्रसाद यहाँ आपको ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। तो सामता प्रसाद का जो उपनाम है वो गुदई महाराज है, ठीक है। क्या है, गुदई महाराज। तो अगर उपनाम और नाम आप लोग नहीं जानते हैं तो फटाक से आप लोग जाके देखिए, वीडियो को चेक कीजिए इस चैनल पे। यहाँ पे नाम उपनाम का वीडियो एक पड़ा हुआ होगा सेशन, वहाँ पे मैंने ट्रिकली मेथड से बहुत ही आसान शब्दों में सारा का जो है बहुत सारे संगीतज्ञों का उपनाम मैंने याद करवाया है, ठीक है। तो उस चीज़ को देख लीजिए। आगे देखते हैं कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु कौन थे। तो अगर बात कर ले कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु की तो उनके गुरु हो जाएंगे कौन, वेम्पट्टी चिन्ह सत्यम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वेम्पट्टी चिन्ह सत्यम इसके क्या थे, गुरु थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर सदारंग का असली नाम क्या था। तो देखिए सदा जो है क्या करना चाहिए भाई, सदा आप यहाँ पे एक ट्रिक लगाइए। सदा क्या करना चाहिए, सदा नियम से चलना चाहिए, ठीक है। सदा क्या करना चाहिए, नियम से। यहाँ पे नियत खां लिखा गया है लेकिन आप लोग को याद रखिएगा नियामत होता है, ठीक है।
नियामत खां। तो याद रखना है नियामत को शॉर्टकट नियम, ठीक है। सदारंग यानी कि सदारंग से सदा, नियम से चलना चाहिए भाई, याद हो गया। आगे देख लेते हैं, आधुनिक कोमल को रामामात्य ने क्या नाम दिया। आधुनिक कोमल स्वर को, कहने का मतलब ये है कि कर्नाटकी जो आधुनिक कोमल स्वर है उसको क्या नाम दिया गया, तो उसको नाम दिया गया दोस्तों, क्या नाम दिया गया, उसका नाम था आपका अंतर्गंधार, ठीक है। कोमल, आधुनिक कोमल को क्या नाम दिया गया भाई, कोमल को क्या नाम दिया गया, कोमल अगर ग ध रहेगा तब तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस दिख रहा है। वैसे आप अगर अंतर्गंधार यहाँ पे लिखा हुआ है तो चलिए गंधार ही बता देते हैं। चलिए यहाँ पे कोमल जो है उसको ग कर लीजिए, ठीक है। कोमल ग अगर होगा तो अंतर्गंधार हो जाता है। कोमल ग को रामामात्य ने क्या नाम दिया, तो अंतर्गंधार नाम दिया, ठीक है। यहाँ पे कोमल को आप लोग ग कर लीजिए, ग करके देखिए, कोमल ग को अंतर्गंधार, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आधुनिक स्वर व्यवस्था में सदस्य की कितनी श्रुति है। सदस्य दोस्तों यहाँ पे सदस्य नहीं भाई, षडज, यार षडज, ठीक है। षडज की कितनी श्रुति है, तो आधुनिक स्वर अगर बात कर ले तो षडज की जो श्रुति हो जाएगी पहली श्रुति पे ही स्थापित है, इसका श्रुति एक हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन काल में क्या थे, प्राचीन काल में 4 थे, सा म प, तीनों की श्रुति जो थी वो 4 थी, याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है, कर्नाटक के खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं खंड, तो खंड में कितनी होती है, खंड में 5 हो जाते हैं, खंड में 5, संकीर्ण में 7, ये सॉरी मिश्र में 7, और संकीर्ण में कितने हो जाते हैं, संकीर्ण में हो जाते हैं 9। तो ये चीज़ें जो है याद रखना है, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि मोगूबाई कार्डिकर का जन्म कब हुआ था। तो मोगूबाई कार्डिकर की अगर हम जन्म की बात कर ले तो मोगूबाई कार्डिकर का जन्म 15 जुलाई 1904 में हुआ था। 15 जुलाई 1904 में हुआ था मोगूबाई कार्डिकर की जन्म। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि मत कोकिला वीणा में कुल कितने तार होते हैं। तो भैया मत है हमारा कितना, मत होगा कितना, 21 तार होते हैं मत कोकिला वीणा में, 21, ठीक है। नंबर ऑफ वायर्स इज इक्वल टू 21 इन किसमें, मत कोकिला वीणा, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल देते हैं, कभी कभार आती तो नहीं है वैसे ज़्यादा, लेकिन बोल लेता हूँ कभी कभी भाई। वैसे आप लोग बताओ मुझे कमेंट करके, सेंटेंस मेरा सही था या फिर गलत था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है 15 नंबर का, स्वरमेल कलानिधि की रचयिता कौन है। तो स्वरमेल कलानिधि की अगर हम बात करें तो उसके हो जाएंगे रामामात्य, ठीक है जी, रामामात्य। आगे देख लेते हैं, रामामात्य ने दोस्तों 20 मेल माने हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वर मंडल में कितने तार होते हैं। तो भाई स्वर मंडल होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। स्वर मंडल होता क्या है, देखिए स्वर मंडल एक क्या होता है, वाद्यंत्र की तरह एक क्या है, वीणा है, वाद्यंत्र का एक प्रकार है, और स्वर मंडल क्या है, वीणा है, ठीक है। स्वर मंडल क्या है, एक वीणा है, बस वही होता है स्वर मंडल। तो इसमें भी तार लगे होते हैं, तो तारों की संख्या कितनी, तो स्वर मंडल में भी तारों की संख्या हो जाएंगे आपके 21, ठीक है। 21 इसमें यानी कि 21 तार लगे हुए होते हैं। इसको जरा सा आप लोग VVI मार लीजिए क्योंकि पूछे जाते हैं ये दोस्त। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, झिझिया कहाँ का लोक नृत्य है। तो झिझिया की अगर हम बात कर ले तो झिझिया जो है वो कहाँ का, आपके बिहार का लोक नृत्य हो जाएगा, ठीक है। झिझिया हो गए, जाट जाटिन हो गए, फिर आपका विदेशिया हो गया, लौंडा नाच हो गया, तो ये सब कहाँ के हैं, ये सब आपके बिहार से रिलेटेड ही हैं। कजरी हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। आगे देख लेते हैं मेरे भाई, क्या है अगला प्रश्न, तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है। तो दिल्ली बाज का दूसरा नाम जो है, दिल्ली बाज उसको कहते हैं किनार का बाज। वो 2 उंगलियों से किनार का बाज यानी कि उसी से बजाकर वो बहुत अच्छे साउंड निकालते हैं। आगे देखिए, ताल देते हैं। आगे देखिए क्या होता है कि स्वतंत्र वादन में सबसे पहले क्या बजाया जाता है। तो स्वतंत्र वादन के लिए सबसे पहले क्या बजाएंगे, उठान, ठीक है। पहले उठान, पहले क्या बजाया जाता है, उठान बजाया जाता है, किस लिए, स्वतंत्र वादन के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि तबले के कितने प्राण होते हैं। तो तबले के कितने प्राण, तबले के भाई 10 प्राण होते हैं ना, तबले के 10 प्राण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, यदि 3 ताल की बंदिश 7वीं मात्रा से है तो मुखड़ा कितनी मात्रा का हो जाएगा। तो अगर 3 ताल की बंदिश 7वीं मात्रा से जा रही है तो मुखड़ा जो होगा ना दोस्त, वो हो जाएगा 6ठी मात्रा की, ठीक है, 6ठी मात्रा की।
अगला प्रश्न है तबले का आविष्कार किसने किया था? तो तबले का आविष्कार की अगर हम बात करें तो तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। कैसे किया था? पखावज को 2 टुकड़े में काट कर किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तबले की पूड़ी में चमड़े की कितनी परत होती है? तो तबले की पूड़ी की अगर हम बात करें तो पूड़ी में क्या होता है, चमड़े की 3 परत लगी हुई होती है। ठीक है, चमड़े की कितनी परत जी? 3 परत लगी हुई होती है। आगे देख लेते हैं सितार में बाज का तार किस स्वर से मिलाया जाता है? तो सितार की अगर हम बात कर ले तो तार कितने होते हैं वहाँ पे? टोटल 7 तार होते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि बाज का तार किससे मिलाया जाता है? तो बाज का तार जो है वो आपके मंद्र मध्यम से मिलाए जाएंगे। ठीक है, मंद्र मध्यम से मिलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है तबले में कितने गट्टे होते हैं? तो तबले में भाई गट्टे की अगर हम बात कर ले तो तबले में 8 गट्टे होते हैं। कितने? 8 गट्टे होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? तो शिखर ताल में जो विभागों की संख्या है वो क्या हो जाते हैं शिखर ताल में? शिखर ताल में आपके 4 विभाग हो जाएंगे। ठीक है, शिखर ताल में 4 विभाग ये आपके हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं किस ताल में 16 मात्राएं होती है? तो 16 की हम बात करें आड़ा चार ताल यहाँ पे 14 हो जाता है, दीपचंदी 14 हो जाता है, लेकिन रूपक 7। और ये पंजाबी और या फिर टप्पा जो होता है क्या होता है यहाँ पे 16 मात्रा का होता है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा पंजाबी ताल 16 मात्रा का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है छूटनी नहीं चाहिए कहीं से भी नहीं। अगला प्रश्न है दोनों निषादों का प्रयोग इसमें से किस राग में किया जाता है? तो दोनों निषाद का प्रयोग जो है वो आपके मियाँ मल्हार में किया जाएगा। मियाँ मल्हार में क्या होता है? दोनों निषाद का प्रयोग होता है। आगे देख लेते हैं देसी संगीत को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो देसी संगीत को अगर भाग पूछे तो ये आपके कितने वर्ग में? तो ये आपके 4 वर्ग में विभाजित किए गए हैं। ठीक है, 4 वर्ग कौन कौन सा हो जाएगा? रागांग, भासांग, क्रियांग और उपांग। रागांग, भासांग, क्रियांग और उपांग। ठीक है, ये होते हैं आपके कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि लावणी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो भाई लावणी के लिए जो है कहरवा ताल का छोड़ के और किसको प्रयोग कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा कहरवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं किस घराने में नाधिन धिन्ना बोल बजाए जाते हैं? तो नाधिन धिन्ना ये आपके किस घराने में बजाए जाते हैं? ये बजाए जाते हैं आपके अजराड़ा घराने में। नाधिन धिन्ना, ठीक है, अजराड़ा घराने में बजाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर का सूत की क्रिया किस वाद्य पर ज़्यादा होती है? किस वाद्य पर होती है? तो सूत की क्रिया की अगर हम बात करें तो ये आपके कहाँ पे हो जाएंगे? ये आपके सितार पे हो जाएंगे ना जी। सूत की हम बात करें तो क्या होगा? सितार। ठीक है, सितार। सूत की क्रिया किस विधा पर होती है? तो सितार पे होती है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या 33 नंबर है प्रश्न कि कर्नाटक पद्धति में शुद्ध गांधार को क्या कहते हैं? दोस्तों ऐसा लगता है जैसे प्रश्न रिपीटेड है। शुद्ध गांधार को क्या कहते हैं तो बताना है इस चीज़ को। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शुद्ध गांधार को साधारण गांधार कहा जाता है। साधारण गांधार। अगला प्रश्न है ललित कलाओं में कौन सी कला सबसे सर्वश्रेष्ठ है? तो ललित कलाओं में अगर बात कर ले हम संगीत कला की तो ये आपके अति उत्तम कला है, सर्वश्रेष्ठ। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वरों की अगर हम बात करें तो 35 नंबर जो हमारा जवाब हो जाएगा वो स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वैसे अगर मान ले तो कौन कौन से हो जाएंगे 2 प्रकार के? एक कोमल हो जाता है और एक कौन सा? तीव्र हो जाता है। अगर उधर से अगर हम मानेंगे तो एक आपका हो जाएगा शुद्ध और दूसरा हो जाएगा विकृत। तो 2 प्रकार के लगाने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ताल का संबंध किससे है? तो ताल का संबंध जो बताया जाता है कि ताल का संबंध 36 नंबर वो आपको बताया जाता है किससे? ताल का संबंध गमक से बताया जाता है जी। ताल का संबंध गमक से बताया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है कि ताल में इनमें से क्या प्रयुक्त होता है? तो ताल में जो प्रयुक्त होने वाली चीज़ें हैं वो क्या होते हैं? ताल में आपके क्या प्रयुक्त होते हैं? तो ताल में प्रयुक्त होते हैं आपके मात्रा। ठीक है, मात्रा क्या होता है? मात्रा जो है वो क्या ताल को मापने की एक इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं ख्याल अंग की ताल बताएं। ख्याल जो है आपका ख्याल जिसमें बजता है
वो ताल बताना है। तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? ख्याल अंग की ताल। तो उसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा आपका झुमरा। ये आपके ख्याल अंग की ताल है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तबला तरंग किस वर्ग का वाद्य है? तो तबला तरंग की अगर हम बात कर ले तो ये अवनद वर्ग का वाद्य माना जाता है तबला तरंग, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इनमें से सप्ताध्यायी किस ग्रंथ को कहा जाता है? सप्ताध्यायी जो है वो संगीत रत्नाकर को कहा जाता है। तो संगीत रत्नाकर का क्या नाम है? कहाँ है संगीत रत्नाकर? नहीं, यहाँ पे मरकंद नहीं है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे संगीत रत्नाकर, ठीक है। तो संगीत रत्नाकर जो ये क्या हो जाएंगे? सप्ताध्यायी हैं। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? तो अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो रहने वाले थे दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे आपके कहाँ? तो ये रहते थे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे अमीर खुसरो, भी उत्तर प्रदेश के। चलिए देखिए, अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे, ये तो प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर की, भातखंडे का पेशा क्या था? देखिए, भातखंडे का जो पेशा था वो क्या करते थे? वकालत करते थे। वो पेशे से क्या थे? पेशे से वकील थे, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि राग खमाज किस गायकी के लिए अधिक प्रयुक्त है? तो खमाज की अगर हम बात कर ले तो राग खमाज वो आपका 43 का जो होने वाला है आंसर वो क्या हो जाएगा? ठुमरी, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ठुमरी के लिए है, खमाज राग प्रसिद्ध है, ठीक है, खमाज। चलिए आगे प्रश्न है 44 नंबर, तीव्र मध्यम स्वर वाला राग कौन सा है? तो तीव्र मध्यम स्वर वाला राग अगर हम पूछे तो कौन सा हो जाएगा? ये 44 नंबर का जो जवाब हो जाएगा इसका सही, वो हो जाएगा आपके यमन, ठीक है। तीव्र मध्यम किस में लगता है? यमन में, कल्याण में, यही सब में ना लगता है, ठीक है, याद रखना है। तो तीव्र मध्यम वाले, वैसे एक चीज़ बता दो, तीव्र मध्यम वाले जितने भी जो राग गाए जाते हैं ना वो संध्या काल गाए जाते हैं। तो वो सब संध्या काल संधि प्रकाश राग में आते हैं, अगर 4 से 7 के बीच में गाए जाएंगे तो, ठीक है। अगला प्रश्न है सदा सुहागिन राग किसे कहते हैं? देखिए, सदा सुहागिन, तो सदा सुहागिन राग जो कहा जाता है वो किसको? भैरवी को कहा जाता है। ये आपके माफ़ कीजिएगा, भैरवी, ठीक है, भैरवी को कहा जाता है सदा सुहागिन राग। अगला प्रश्न है पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? तो विनायक राव पटवर्धन हो गए या फिर आपके ओमकारनाथ ठाकुर जी हो गए, तो ये सब किसके शिष्य माने जाते हैं? ये सब किसके? बीडी पलुस्कर जी के शिष्य माने जाते हैं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य हैं विष्णु, ये आपके कौन हो गए? एक आपके जो विनायक राव पटवर्धन जी हैं, ठीक है। और दूसरे क्या हो गए? दूसरे ओमकारनाथ ठाकुर जी। आगे प्रश्न है 47 नंबर का कि सानी ध प ग का संबंध किस राग से है? तो 47 में क्या हो जाएगा आपका? सानी ध प ग किस राग से संबंध है? तो संबंध इसका हो जाएगा आपका शुद्ध कल्याण, ठीक है जी, शुद्ध कल्याण हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर का कि तानसेन किस गायन विधा में परिपूर्ण थे? तो भैया तानसेन जो थे आपके वो माहिर थे ध्रुपद गाने में, ठीक है, ध्रुपद के बहुत ही कमाल के क्या थे? गायक थे। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है कि तराना गायन के लिए सर्वप्रसिद्ध कौन है? तो तराना की अगर हम बात करें तो तराना के लिए सर्वप्रसिद्ध माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? वो हैं आपके कौन हो जाएंगे? 49 का जो जवाब होगा बड़े गुलाम अली, ठीक है, तराना, बड़े गुलाम अली। वैसे तराना का आविष्कारक अगर बात कर ले तो तराना के जो आविष्कारक हो जाते हैं वो कौन? ये आपके अमीर खुसरो को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है यहाँ पे 50 यानी कि 50 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। रे सा ध नी सा किस राग का अंश है? रे सा ध नी सा वो किस राग का अंश है? तो राग ये आपका क्या हो जाएगा? अडाना, उसी का अंश है, ठीक है, राग अडाना। तो ये इस तरह से आपके 50 प्रश्न जो है आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको कि कैसा लगा यह सेशन। तो जैसा कि हर बार की तरह आपसे फीडबैक तो लेना है बनता ही है, तो चलिए आप लोग फटाफट जो है कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों कि यह सेशन आपको कैसा लगा और इसमें आपके कितने प्रश्न सही थे, कितने प्रश्न आपने गलत किया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।